हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के हिंदी भाषा शिक्षण के 2023 के प्रश्न पत्र पर चर्चा करने वाले हैं। इसके प्रश्नों को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को समझने की। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है और इसमें 3 आवर्स आपके होते हैं सॉल्व करने के। ये आपका हिंदी भाषा शिक्षण का पेपर है 2023 का। इसमें प्रश्नों का वितरण उसी प्रकार से है जिसमें 15 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 4 से 9 अंक तक के अति लघुत्तरीय 4 से 9 प्रश्न तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 30 शब्दों में आपको इसकी शब्द सीमा है और 10 से 13 तक के प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें 75 शब्दों में आपको अपना उत्तर देना होता है और 14 प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं जिसमें आपको 120 शब्दों में अपने उत्तर को देना है और 15 से 17 तक की निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं और 18 से 19 तक की जो प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न हैं और इनकी शब्द सीमा 180 है। तो आप इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न दोनों हैं लेकिन शब्दों के अंतर को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर को स्पष्ट रूप से देना है और आपको इसी प्रकार से करना है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न में 30 ही शब्द लिखें ताकि आप बाकी प्रश्नों को समय पर हल कर सकें। तो समय के साथ साथ शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको सभी प्रश्नों को हल करना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। अब हम इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर बड़ा है तो आपको टाइम लिमिटेशन के हिसाब से ही अपने पेपर में आंसर लिखना है और इसके जो 2023 के क्वेश्चन पेपर में इसके जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे वो इस टाइप से हैं, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है गद्य शिक्षण के सोपान हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उच्चारण संशोधन। जब गद्य शिक्षण कक्षा में किया जाता है तो हमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और उच्चारण संशोधन ये तीनों ही प्रक्रियाएं देखने मिलती हैं, अर्थात ये तीनों ही सोपान गद्य शिक्षण के सोपान हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है? तो पतंजलि जी ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। नेक्स्ट है कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो कविता कहलाती है। कविता की यह परिभाषा किसने दी है? यह कविता की परिभाषा श्याम सुंदर दास ने दी है। नेक्स्ट है वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा किसने दी है? तो ब्लूमफील्ड ने वाक्य की संज्ञा दी है श्रोता और वक्ता के सम्मिलित व्यवहार को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है? एकाग्रता इसका प्रमुख पक्ष है, क्योंकि मौन वाचन में एकाग्रता ही सफल बनाती है मौन वाचन को। नेक्स्ट अब हम सही विकल्प देखते हैं जिसमें 5 आपके सही विकल्प पूछे गए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक में जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का वर्णन होता है। तो ये आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी एक पक्ष या घटना का वर्णन खंडकाव्य में ही होता है, तो खंडकाव्य इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की ब्लैंक में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। तो निगमन विधि में पहले नियम बता दिए जाते हैं, तत्पश्चात इनके अनुप्रयोगों को देखा जाता है, जबकि आगमन विधि में पहले उदाहरणों से नियम का प्रतिपादन किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा का प्रथम स्वरूप क्या है? तो भाषा का प्रथम स्वरूप मातृभाषा है, तो मातृभाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत एक देश है, तो बहुभाषी देश है भारत। नेक्स्ट है कॉपी या स्लेट को आँखों से लगभग 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। ये आप देख लीजिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। फर्स्ट है मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। तो मूल्यांकन की परिभाषा में आप इस प्रकार एक मार्क्स के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के मूल्य या गुण का महत्व निर्धारित करना या किसी भी छात्र के अधिगम स्तर को आंकना मूल्यांकन कहलाता है। इसमें निर्धारित अंक भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठपोषण के 2 प्रकार लिखिए। तो पृष्ठपोषण 2 प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत होता है और एक सामूहिक होता है। यानी जब हम बालक को व्यक्तिगत रूप में फीडबैक देते हैं तो वो व्यक्तिगत कहलाता है, और सामूहिक रूप से जब हम बालक की क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं तो वो सामूहिक पृष्ठपोषण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है भाषा को परिभाषित कीजिए। तो भाषा किसी भी व्यक्ति के भावों, विचारों और किसी भी सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक साधन ही भाषा कहलाती है। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये अपने विचारों को चिन्हों में प्रदर्शित करना भाषा कहलाता है। नेक्स्ट है संवाद पाठ क्या होता है। तो संवाद से हम समझ सकते हैं, संवाद शब्द से हम ये समझ सकते हैं कि बोले गए शब्दों को दर्शाना ही संवाद कहलाता है। जैसे कि किसी भी नाटक या कहानी में जब पात्रों के बीच में जो वार्तालाप चलते रहते हैं उसे ही हम संवाद पाठ कह सकते हैं। नेक्स्ट है इकाई योजना की 2 विशेषताएं बताइए। तो इकाई योजना में पहला तो व्यापक दृष्टिकोण होता है, क्योंकि इकाई योजना समस्त पाठ्य पुस्तक से ही ली जाती है, इसमें सारे पाठों का समावेश। तो इसका पहला आप बिंदु लिख सकते हैं कि इसमें व्यापक दृष्टिकोण होता है, यह इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता में आप लिख सकते हैं कि इकाई योजना लचीली भी होती है और अनुकूलन किया जा सकता है। जैसे कि जब हम अपना पाठ्यक्रम स्टार्ट करने से पहले जब इकाई योजना का निर्माण करते हैं तो ऐसा नहीं कि जो लिख दिए तो वो निश्चित ही हो गई। इसमें लचीलापन या परिस्थितियों को, छात्रों के उपलब्धि स्तर को देखते हुए इसमें हम कुछ नई शैक्षिक गतिविधियों को जोड़ भी सकते हैं, हटा सकते हैं, परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए हम इसे अनुकूलित और लचीली प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट आप पॉइंट में लिख देंगे व्यापक दृष्टिकोण का समावेश होता है, अनुकूलन एवं लचीलापन होता है। नेक्स्ट है अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, सिरोरेखा किसे कहते हैं। तो ये आप जानते ही हैं कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण, उनके ऊपर वर्णों को जब हम शब्दों के रूप में लिख देते हैं, जैसे कि ये आम लिखा है तो इसके ऊपर ये जो लाइन खींची जाती है इसे ही हम सिरोरेखा कहते हैं। आप इसे अपने शब्दों में और बेहतर तरीके से परिभाषित कर दीजिएगा अगर ये आपके प्रश्न पत्र में आता है तो। नेक्स्ट है आलेख से क्या तात्पर्य है। आलेख एक ऐसा संक्षिप्त और स्पष्ट लेख होता है जो किसी खास विषय पर विचार व्यक्त करता है, उसे ही हम आलेख कहते हैं। तो इस प्रकार से आप 2 मार्क्स के हिसाब से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्राचीन विधियां कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख प्राचीन विधियां तो बहुत सी हैं, जिसमें आप कोई भी अच्छी सी लिख सकते हैं, जैसे कि पारायण विधि या व्याकरण अनुवाद विधि या सूत्र विधि, ये मैंने कुछ बताए हैं, तो आप इन बिंदुओं को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन में खुली पुस्तक का क्या उपयोग है, यानी खुली पुस्तक की अवधारणा को आपको पढ़ना होगा इसमें। नेक्स्ट है शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, सहभागी प्रक्रिया होती है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, तभी शिक्षण की प्रक्रिया सफल मानी जाती है। तो आप इस प्रकार से अपने शब्दों में 2 मार्क्स के हिसाब से लिख दीजिएगा प्रश्न को। केवल 30 शब्दों में शब्द सीमा के आधार पर लिखें। अगर आपको प्रश्न आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा ही लिखें, क्योंकि बाकी प्रश्नों को भी हल करना है, यह ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचन कौशल की 2 विशेषताएं लिखिए।
वाचन कौशल की 2 विशेषताएं काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स में आप लिख दीजिएगा अगर आपके प्रश्न में आता है ये क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वर्णन कीजिए। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कोई 3 बिंदुओं में ऐसे हेडिंग डालकर सावधानियों को वर्णन कर दीजिएगा, या आप डायरेक्टली पॉइंट में भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका ऑप्शनल क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें बोलने के कौशल के विकास में वीडियो और सिनेमा की भूमिका को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बच्चों में पढ़ने का कौशल विकसित करने वाली प्रमुख विधियों का वर्णन करना है। यानी ऐसी विधियां, आप इसमें कोई 3 विधियां लिखिएगा जो बच्चों में पढ़ने के कौशल का विकास करें। और इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें पूछा है वाचन कौशल के विविध पक्षों का वर्णन कीजिए। आपको वाचन कौशल के विविध पक्षों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विस्तृत और द्रुत गद्य पाठों के 2 उद्देश्य बताइए। यानी जो विस्तृत और द्रुत गद्य पाठ हैं उनके कोई 2 उद्देश्य बताना है। यानी आप पहले एक विस्तृत गद्य पाठों के 2 उद्देश्य लिखिए और फिर द्रुत गद्य पाठों के 2 उद्देश्य लिखिए। और इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें कविता शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13, जिसमें पूछा गया है माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य में अंतर होता है माध्यमिक स्तर से। उनके जो मूलभूत मेन जो पॉइंट हैं आप केवल उनको ध्यान में रखकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को थोड़ा अलग अलग अंतर करके पढ़िएगा। नेक्स्ट इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के किस काल को खड़ी बोली का युग कहते हैं। यानी हिंदी भाषा के विकास में ऐसा कौन सा काल है जिसे खड़ी बोली का युग कहा जाता है, इसे स्पष्ट करना है आपको। नेक्स्ट है श्रवण कौशल से क्या आशय है, विस्तार से विवेचना कीजिए। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या पूछा गया था 2023 में, वाचन कौशल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और 15 नंबर का क्वेश्चन है, गद्य एवं पद शिक्षण में मुख्य अंतर क्या है, लिखिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया था निबंध कहानी नाटक विधा पर प्रकाश डालिए। यानी आपको निबंध को समझाना है कि निबंध कौन सी विधा है, कैसा है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या तत्व सम्मिलित हैं। ऐसी कहानी को भी आपको विस्तृत लिखना है। नाटक विधा के बारे में भी आपको समझाना है इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। इसमें पूछा गया था शब्द एवं पद को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए तथा विकारी और अविकारी शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। यानी आपको शब्द और जो पद होते हैं उनको स्पष्ट करना है उदाहरण के साथ, और विकारी अविकारी शब्दों को भी समझाना है। इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हिंदी भाषा शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं और इनसे किन व्यवहारगत परिवर्तनों की आशा की जाती है, उल्लेख कीजिए। सो इस टाइप के काफ़ी बड़े और लेंदी क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको क्वेश्चन को मूल को समझना है और अपने शब्दों में उत्तर देना है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 17। भाषाई कौशल के विकास का परिचय देते हुए कक्षा शिक्षण में हिंदी भाषा के कौशलात्मक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया था बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास के लिए ऐसी कौन कौन सी विधियाँ आप प्रयोग करेंगे, लिखिए। पढ़ने के कौशल के विकास करने में आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे, आपको ये स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। आप ध्यान रखिएगा 17, 18 और 19 ये प्रश्न 5 नंबर के हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है
योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के प्रकारों को भी आपको बताना है। और प्रश्न क्रमांक 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याकरण का अर्थ और उसकी परिभाषा बताते हुए इसके शिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। और इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, छात्रों को व्याकरण का ज्ञान देने के लिए आप व्याकरण के कौन कौन से खेल गतिविधियों का उपयोग में लाएंगे। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगती है, आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो हेल्प करता है, तो इस वीडियो को लाइक करें। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको सेकेंड ईयर में कोई गाइडलाइन या फिर आपको नोट्स चाहिए या क्लासेस चाहते हैं आप, या सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।